नमस्कार, बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदिका। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक अनुभवी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। 13 वर्षों का अनुभव है आपको और आपने सैकड़ों मरीजों को न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी। आप सरकारी प्रमाणित योगा ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम बात करें सेरेब्रल एट्रोफी पर, मतलब मस्तिष्क शोष। तो सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये सेरेब्रल एट्रोफी असल में है क्या? बिल्कुल, सेरेब्रल एट्रोफी का मतलब है ब्रेन सेल्स का धीरे धीरे खत्म होना, मतलब डिजेनरेशन होना, और साथ ही ब्रेन टिश्यू का सिकुड़ना। इससे होता क्या है कि ब्रेन का जो ओवरऑल साइज है और वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अच्छा। देखिए, ये उम्र के साथ होने वाला एक सामान्य बदलाव भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का संकेत भी होता है, हाँ, जिसमें न्यूरॉन्स का लगातार नुकसान होता रहता है। तो मतलब ये सिर्फ बुढ़ापे की बात नहीं है। अच्छा, भारत में इसकी स्थिति क्या है? मतलब कितना आम है ये? क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, एक अंदाजा है। देखिए, 2019 में जर्नल ऑफ न्यूरो साइंसेज इन रूरल प्रैक्टिस में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाके में कानियाम्बाड़ी, वेल्लोर जिले में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में सेरेब्रल एट्रोफी का प्रेवलेंस यानी प्रसार वो करीब 10.8% पाया गया। वाओ, 10.8%। एक खास इलाके में ये तो काफी ज्यादा है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एजिंग, मतलब उम्र का बढ़ना ही है, या और भी वजह है? नहीं, उम्र बढ़ना, एजिंग, वो एक बड़ा फैक्टर तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई और कारण भी हैं। जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज, ये काफी आम वजह हैं। हाँ। फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब टीबीआई, हाँ। अगर सिर पर कोई गंभीर चोट लगी हो। हाँ। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी लंबे समय तक शराब पीना। अच्छा। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसमें भूमिका निभाते हैं। स्ट्रोक भी एक कारण है। ब्रेन में इन्फेक्शंस जैसे एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब इसे ट्रिगर कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर्स भी वजह हो सकते हैं। ओहो, यानी कई सारी अलग अलग चीजें हैं जो ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जब ऐसा होता है तो इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? कोई कैसे पहचानेगा? देखिए, लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा और कितना प्रभावित हुआ है। अच्छा। जैसे अगर मेमोरी से जुड़ा हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, हाँ। वो प्रभावित होता है तो मेमोरी लॉस हो सकता है। अगर मोटर एरियाज में दिक्कत आती है तो फिर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में परेशानी होगी, जैसे हाथ कांपना, ट्रेमर्स जिसे कहते हैं, चलने में दिक्कत या मसल वीकनेस। हाँ। स्पीच और लैंग्वेज में भी समस्याएं आ सकती है, बोलने या समझने में दिक्कत। और अगर ब्रेन का फ्रंटल लोब प्रभावित होता है, जो पर्सनालिटी और मूड को कंट्रोल करता है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी या चिड़चिड़ापन जैसे बदलाव दिख सकते हैं। अच्छा, मूड स्विंग्स भी। हाँ, बिल्कुल। और कुछ मामलों में सीजर्स यानी दौरे भी पड़ सकते हैं। तो लक्षण काफी अलग अलग हो सकते हैं, निर्भर करता है कि असर कहाँ हुआ है। और क्या इनसे आगे चलकर और परेशानियां, मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अगर एट्रोफी बढ़ती है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब सोचने समझने की क्षमता में कमी, वो आ सकती है। हाँ। मूवमेंट डिसऑर्डर्स और बिगड़ सकते हैं, सीजर्स बार बार आ सकते हैं, पर्सनैलिटी में स्थायी बदलाव आ सकते हैं, ओह, और गंभीर मामलों में यह डिमेंशिया का रूप ले सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो वाकई गंभीर लगता है। ऐसे में क्या न्यूरोथेरेपी कोई मदद कर सकती है? आपने बताया आपने सैकड़ों मरीजों की मदद की है, तो ये कैसे काम करती है? हाँ देखिए, न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही आशाजनक अल्टरनेटिव अप्रोच के तौर पर उभरी है, खासकर जब हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के साथ इसे देखते हैं। अच्छा। इसका जो सिद्धांत है वो शरीर के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करना है। अच्छा। इसमें कुछ खास तकनीकें हैं, जैसे हेपरिन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ब्रेन में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ब्लड फ्लो बेहतर होने से क्या होता है? देखिए, बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है कि ब्रेन सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। हाँ। ये सेल रीजनरेशन और न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। एक तरह से ये डैमेज्ड एरियाज तक जरूरी सामान पहुंचाने जैसा है। समझ गई। तो ब्लड फ्लो सुधारना एक तरीका हुआ, और आपने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का भी जिक्र किया था। हाँ, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ये तकनीक सीधे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने पर काम करती है। ब्रेन सेल्स को ठीक से काम करने के लिए और एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। एटीपी ही तो सेल्स की एनर्जी करेंसी है। सही।
तो जब सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। इन तकनीकों का लक्ष्य है ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करना और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये हेल्थ केयर पर जो भारी खर्च होता है उसे कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये शरीर की अपनी क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।